बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बरा जमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख के एक और बड़े केस की समाअत जो थी उसका फ़ैसला सुनाया गया। वो समाअतें जो मुतअद्दिद समाअतों के ऊपर मुश्तमिल रहीं और फिर उस केस का फ़ैसला महफूज किया गया। उस केस के फ़ैसले को जिस तारीख पर सुनाया जाना था उससे मज़ीद महफूज करके अगली तारीख कर दी गई और फिर उससे अगली तारीख फिर सुनने में आई और बिल आखिर आज आके उसका फैसला सुनाया। 190 मिलियन पाउंड केस, दर हकीकत जिसका नाम अलकादिर ट्रस्ट केस है, जिसमें नैब ने मुबैना तौर पे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पे ये इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए 190 मिलियन पाउंड जो हैं, जो NCA से हासिल किए गए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल करवाया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो कराची की एक अराजी के ज़मीन में 460 अरब रुपए की अदायगी थी उसके अंदर एडजस्ट करवा दिया गया। और फिर साथ में ये इल्ज़ाम लगाया कि उसी वक्त में अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 450 एकड़ की चकवाल के करीब अपने नाम करवाई, जिसके वो ट्रस्टी हैं, वो और उनकी अहलिया ट्रस्टी हैं, और ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल था। उसकी मुतअद्दिद समाअतें हैं जिसमें मजमूई तौर पर 35 गवाहान पेश किए गए और अदालत अपने फैसले के अंदर ये लिखती है कि जो गवाहान की जो गवाही थी उसी बयानात की रोशनी में और दस्तावेजी सबूत की रोशनी में ये गिल्टी पाए। 14 साल कैद की सजा सुनाई गई इमरान खान को और 10 लाख रुपए जुर्माना उनको आयद किया गया और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई और उनको जुर्माना जो आयद किया गया वो 5 लाख रुपए का किया गया। अब इस केस को लेके अपोजिशन कहती है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर मबनी केस है, हुकूमत कहती है आईन व इंसाफ का बोलबाला है। लेकिन इस सारे अमल में मुज़ाकराती दौर का क्या बनेगा, जिसकी ये बात सुनने को मिली है कि मुज़ाकराती दौर आगे चलेगा बहुक्म बानी PTI, बाकायदा तौर पे ये कहा गया। लेकिन ये केस है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, यानी कौमी एहतसाब ब्यूरो का, और नैब का ये केस जो चला है जिसके ये नताइज देखने को मिले एहतसाब अदालत की तरफ से, नैब के बारे में क्या क्या मौक़िफ़ रखते रहे हैं हमारे हुक्मरान, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, मरियम साहिबा, अवल साहब। ये गुफ्तगू जो है ये अब के हुक्मरान हैं, इनमें से ज़्यादातर अपोजिशन में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी होंगे। अब इस केस के हवाले से बैरिस्टर गौहर, फैसल चौधरी साहब और हुकूमती ज़ोमा का क्या कहना है वो भी ज़रा मुलाहिज़ा करें। मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। बीबी भी मुस्कुराई फैसला सुन के। गवाहों ने एडमिट किया कि ये पैसा इलीगल प्रोसीड्स नहीं है, यहाँ से खान साहब को बेनिफिट नहीं हुआ। मायूस न होना, इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। ये फैसला एक शर्मनाक फैसला है। ये फैसला सियासी बुग़्ज़-ओ-अनात पे दिया गया फैसला है। पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन का, रिश्वत का सबसे बड़ा केस था। जो वकील सफाई थे वो ना तो कोई बेगुनाही के सबूत पेश कर सके, ना प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो सबूत पेश किए गए थे इस रिश्वत के और इस करप्शन के, ना उसका जवाब खातिर खा दे सके। आज भी मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से नाकाम कोशिश की जा रही है। ये ट्रस्ट जो है, जो ब्लैक मनी रिश्वत की ली गई थी, उसको वाइट करने के लिए, छुपाने के लिए बनाया गया था। दिस इज एन ओपन एंड शट केस। ओपन एंड शट केस, ये कहना है वजीर कानून का। राना साहब इस पे ज़रा मुस्कुराएं। राना साहब, अब आप ही बताएं कि ओपन एंड शट केस से ही आए या फिर नैब के माजी के ये बयानात से आए, अब आपकी मर्जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि कितनी चीज़ें याद कराएंगे आप यासिर साहब। जब माजी में नैब थी मैं कह रहा हूँ, अच्छा है नहीं अभी, नहीं मैं कह रहा हूँ जब माजी में नैब थी, अच्छा, वो बड़ी बुरी थी। उस पर नवाज शरीफ के अल्फाज, जरदारी साहब के अल्फाज, बिलावल साहब के अल्फाज, मरियम साहिबा के अल्फाज, सब के अल्फाज ना, एहसन इकबाल साहब समेत। उस वक्त नैब के होते बिजनेस नहीं चल सकता था। नैब ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। नैब बड़ा ही बुरा अदारा था। ओके हो गया, हम तो इनकी बातों पे अमल करते हैं ना। आज ये कह रहे हैं कि नैब के प्रोसिक्यूशन ने
नैब ने यह सारा कुछ साबित किया है। नैब कहती है कि जनाब ये इल्ज़ाम बिल्कुल ठीक है, और अब वो नैब जो है वो साफ सुथरी क्लीन किसी ऐसी मशीन से निकल के आई है कि अब उस पर बात ही कोई नहीं। ठीक सजा हुई है इमरान खान को, बल्कि इससे भी ज्यादा खान साहब को सजा होनी चाहिए थी। उसकी वजह है ना सर उसमें है ही 14 साल। नहीं यार, और ज्यादा सजा होनी चाहिए थी। क्यों पैसे पाकिस्तान लाए? खान साहब को चाहिए था वहां किसी और के अकाउंट में शिफ्ट करा देते। इतने सियासतदान करवाते हैं यार, किसी और के अकाउंट में शिफ्ट करा देते। क्यों पाकिस्तान पैसे लेकर आए? क्यों एक दीनी एक तलीमी दरसगाह बनाई? मैंने इसको इस्लाम का टच देता, साइड पे कर देना नाम क्यों एक तलीमी दरसगाह बनाई? क्यों नहीं वो पैसे अपने जाती अकाउंट में रखे, अपने किसी और अजीज के अकाउंट में रखे? उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान में यह रिवाज है कि जो पैसा आए खाओ मुखाओ। क्यों लगाया पाकिस्तान में पैसा? क्यों यूनिवर्सिटी बनाई? क्यों ऐसा ट्रस्ट बनाया जिसमें 1 रुपए का भी तुम्हें फायदा नहीं? क्यों ऐसा ट्रस्ट बनाया कि जिसमें 1 टके का भी फायदा नहीं है तुम्हें माली तौर पे? इस पूरे केस पे खुद ये प्रोसिक्यूशन में ये चीज साबित हुई है कि खान साहब के अकाउंट में कुछ नहीं गया, बुशरा बीबी के अकाउंट में कुछ नहीं गया। तो सजा फिर किस चीज दी जाए? बता देना किस चीज की सजा है? कोई बात नहीं। जिंदगी में मुझे हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल याद आता है कि जो शख्स सच्चा होता है ना उसके मुखालिफ होते हैं, और किसी की सच्चाई का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उसकी मुखालफत होगी जब वो सच बोलेगा। तो इमरान खान की मुखालफत हुई ना। और आज आपने देखा जब फैसला सुनने जितने सहाफ़ी गए थे, इतने सहाफ़ी तो मेरे ख्याल कहीं इकट्ठे नहीं हुए। और स्पेशल एक सरकारी टीवी के लाहौर से भी सहाफ़ियों को बुलाया गया। एक सरकारी ने सर है ही एक। नहीं इस वक्त तो अच्छा। छोड़ दें आप इस बात को। अच्छा, आप मरवत में नहीं करते बात, तो नीम सरकारी कह लें। तो बुलाया गया स्पेशल। और आज जज साहब ने भी कहा पास आए मेरे, मैं फैसला सुनाने लगा। सुना दिया फैसला, हो गया फैसला। अब फैसले पे हम बोल सकते हैं। अदालत में जाएंगे ये आला अदलिया, अगर ये लिखा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है तो फिर ऊपर से भी रिजेक्ट हो जाएगा, मुस्तरद हो जाएंगी ना चीज़ें, खान साहब के ख़िलाफ़ जाएंगी। और अगर ऊपर से ये फैसला मुस्तरद हो जाता है बाकी फ़ैसलों की तरह, और हर चीज़ ख़त्म हो जाती है और सच्चाई साबित हो जाती है खान साहब की, तो फिर ये जितने आपने मुझे आखिरी जो मुझे शॉर्ट सुनाया है फिर उसका जवाब वहीं से मिलेगा। उससे पहले बहुत से लोगों के मैंने 5-6 दिन से सुन रहा था। ये एक आपने मुझे एक बात बताई, ये किस तरह आपने कह दिया ये फैसला महफूज था? मुझे बात बता देना। वो जज साहब ने ओ कहा। यार आप मुझे बता दें, मुझे जज साहब तो मोहसिस आदमी, मैं तो उनकी बात ही नहीं करता। आपने कहा ना महफूज था, कितने दिन पहले पता था ये फैसला क्या आ रहा है? कल भी बातें हुई। पहले तो ये था कि खिलाफ फैसला आना है, कल तो वर्डिक्ट बाकायदा तौर पे आ गई कि कितने साल की होगी। आना ना, तो ये महफूज था। अब उनसे पूछा गया है तो ये सवाल है, देखिए मेरा सवाल है पाकिस्तान के आला अदलिया से कि अगर फैसले वक्त से पहले बोलना शुरू हो गए, वक्त से पहले फैसले आना शुरू हो गए, और फैसले अगर सहाफियों के जरिए, फैसले सियासी अफराद के जरिए पहले से पहुंचना शुरू हो गए, तो फिर इन अदालतों को ताले लगा दें। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में आज का फैसला, मुज़ाकराती अमल, आगे की सियासी हिकमत अमली, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस और हुकूमत की तरफ से जवाब नदारत। इस पूरे माहौल के अंदर अब क्या पेशीन गोइयाँ चल सकती हैं, सियासी तज्जिया चल सकता है, या हक़ाइक़ पर मबनी बातें चल सकती हैं? बैकडोर डिप्लोमेसी की जो बातें थीं आज के फैसले ने उसको कैसे रद्द किया? इस पूरे सियासी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब, आज के फैसले से सबसे पहले तो फैसले के ऊपर बात करने से पहले आप क्या समझते हैं कि वो जो माजी करीब में एनआरओ मांग रहे हैं या बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं,
उसका तासुर ज़ायल हुआ है या मजबूत हुआ है? या सर इशू ये है कि मेरे ख्याल में इस फैसले की इतनी अहमियत जो है वो नहीं है, क्योंकि ये सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फैसला इसी तरह का ही बेहुदा होगा, क्योंकि एक ऐसा केस जिसका पहले भी आपने देखा ही है कि खान साहब को जो 4 केसेस में सजा सुनाई गई, रात को 12-12 बजे बैठ के जजों ने फैसले सुनाए और उनमें भी मैक्सिमम पनिशमेंट्स दी गई, इसमें भी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो दी गई और वो सारे फैसले जो है वो रद्दी की टोकरी में गए हैं। और ये फैसला भी ऐसे ही एक फैसला है जिसने रद्दी की टोकरी में जाना है। असल में ज्यादा फोकस जो है वो बहरहाल इस बात के ऊपर ही है कि क्या जो मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान को जो नॉर्मल करना है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो मेन जो फोकस है वो इसी पे। तो आप क्या समझते हैं फवाद साहब, क्या मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? आप सीनियर सियासतदान भी हैं और बड़ी गहरी नज़र भी है, तो आप क्या समझते हैं ये आगे बढ़ेंगे या इनके रास्ते में अभी कोई रुकावट है? अगर रुकावट तो ज़ाहिर है, क्योंकि दोनों तरफ एक्सट्रीमिस्ट हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात आगे ना बढ़ें और कईयों की ज़्यादा गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं इसी कशीदगी में, वो तो चाहते हैं कि आगे ना बढ़े मामला। लेकिन आज फैसले के बाद 1.5 घंटे जो है वो अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई खान साहब से और उसके बाद गौहर साहब ने ऐलान किया है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे, जो यकीनन एक अच्छी पेशरफ्त है। और मेरे ख्याल में अब ये कमेटी जो है ये दोबारा मुलाकात करने जा रही है अगले 3-4 दिनों में। तो उन्होंने ये कहा है कि इस फैसले का मुज़ाकरात पे कोई असर नहीं होगा और खान साहब ने भी इसकी तस्दीक की है। तो ये फिलहाल जो है इसकी पॉजिटिव आज की खबर जो है वो तो यही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये तासुर दिया जाता है कि 2019 में जब काबीना से ये मंजूरी ली जा रही थी इसकी 190 मिलियन पाउंड के हवाले से, तो उस वक्त कहा जाता है कि 3 शख्सियात बोली थीं, फैसल वावड़ा साहब, शीरी मज़ारी साहिबा और आप, कि इस तरीक़ाकार के तहत नहीं होना चाहिए। ये जो खबर सर्कुलेट की इसमें सदाकत है? डॉक्टर मज़ारी ने कहा था कि ये जब तक ओपन नहीं होता तो उस वक्त तक जो है वो उसकी मंजूरी जो है वो कैसे हो सकती है। लेकिन क्योंकि लॉ मिनिस्टर जो थे फ़रोग नसीम और शहजाद अकबर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि काबीना की हर खबर जो है वो बाद में सब उसी तरह टीवी पे आ जाती है, तो अगर कॉन्फिडेंशियलिटी के डॉक्यूमेंट ओपन किया गया और फिर टीवी पे आ गया तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। जब लॉ मिनिस्टर साहब ने फ़रोग नसीम साहब थे उस वक्त, तो उन्होंने और शहजाद ने जब ये मौक़िफ़ ले लिया तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि खान साहब ने तो कहा था आप लोग फैसला कर रहे जैसे आप लोग देख लें, लेकिन उनके मौक़िफ़ के बाद फिर किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने जो है वो इस बात से हमारा साथ नहीं दिया तो वो फिर वैसे चला गया। लेकिन सर बाय रूल तो ये 7 दिन पहले सर्कुलेट करना होता है ना सर? नहीं, वो तो जो एजेंडा है सप्लीमेंट्री एजेंडा तो 1 घंटा पहले भी आ सकता है, अगर रेगुलर एजेंडा हो तो वो 7 दिन पहले सकते हैं। ठीक। अच्छा फवाद साहब, इस केस का मुस्तकबिल आपने बता दिया कि कोर्ट में जाएगा, लेकिन आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जब इसके लिए इन्हें गालबन सदर के पास अपील में जाना पड़ेगा, उसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं। पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं पता आज़म नज़ीर तारड़ साहब सदर के पास अपील का क्या मतलब है। क्रिमिनल केस के फैसले के खिलाफ सदर के खिलाफ अपील तो मैंने नहीं सुनी कभी। मेरा ख्याल कुछ और कहना चाह रहे होंगे जिससे वो बात नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है कि जो इस फैसले के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो ये फैसला तो यही है ना कि काबीना ने ये फैसला किया। तो सवाल ये है कि आप 2 साल हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत करते हुए, उन्होंने ये फैसला क्यों नहीं बदला? इस काबीना ने ये फैसला क्यों अभी तक जो है वो रखा हुआ? अगर काबीना समझती है कि वो फैसला इतना गलत है कि उसमें इमरान खान को उन्होंने 14 साल सजा सुना दी है, तो फिर ये काबीना जो उस फैसले के साथ खड़ी है, क्या शहबाज शरीफ साहब को भी 14 साल सजा होनी चाहिए? तो आखिर ये काबीना उस फैसले को रिवर्स क्यों नहीं कर रही और क्यों नहीं कह रही कि वो पिछला फैसला गलत था? पहले तो ये पूछना चाहिए आज़म तारड़ साहब। अच्छा सर, जो आज फैसले के अंदर ये भी बात हुई कि इस ज़मीन को सरकारी तहवील में ले लिया जाए, तो एक ट्रस्ट की ज़मीन को सरकारी तहवील में लेने के लिए क्या कानून के अंदर तब्दीली करना पड़ती है या सिंपल इस फैसले से ही ये पूरा प्रोसीजर जो है मुकम्मल हो जाएगा?
आप तो ऐसे आपने पूछ रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में फैसले कानून के मुताबिक हो रहे हैं और जो पाकिस्तान में बड़ा कोई आइन चल रहा है और अदालतें आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक चल रही हैं। ये तो जब तक इनका जोर है ये जो मर्जी करते जाएंगे, जब जोर खत्म होगा तो देख लेंगे, फिर उस वक्त कानून नजर आ जाएगा। ये तो ऐसे ही है, इस वक्त एक तमाशा चल रहा है, बस आप भी देखें हम भी देखें, हम देख ही रहे हैं। ये तो लोगों के घरों के अंदर घुस के इन्होंने औरतों के साथ जो बदतमीजी की, बच्चों के साथ जो किया, उसके बाद ये ट्रस्ट की जमीन वगैरह कौन सा कोई इशू रह जाता। फवाद साहब, क्या मुज़ाकरात किसी और जगह भी हो रहे हैं? वो तो देखे ना, इस हुकूमत में आज आप देख लेना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस की मंजूरी हुई है। राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो प्रोसिक्यूटर था वो जज अपॉइंट हो गया। इस हुकूमत की अथॉरिटी, इस हुकूमत के हालात का अंदाजा तो आप लगा सकते हैं खुद। तो ये हुकूमत आपका ख्याल है कि बगैर पूछे बैठ गई है मुज़ाकरात में? जाहिर है कि पॉसिबल नहीं। मेरा कहना यह है कि क्या इस मुज़ाकरात के अलावा भी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए, उन मुज़ाकरात के नतीजे में मौजूदा मुज़ाकरात हो रहे होंगे ना। अगर आप 36 से पहले उठा के देखें तो सारे तो हुकूमत तो कह रही थी कि ये फितना पार्टी है और ये फलाने हैं, गद्दार है और ये है वो है और इनके साथ बैठा ही नहीं जा सकता। फिर सारी हुकूमत क्यों आके बैठ गई है? तो जाहिर है कि उसको बैकग्राउंड प्रोसेस हुआ है तो यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन सर, क्या उस बैकग्राउंड प्रोसेस से जो है बगावत करने के लिए इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, जिस तरह के बयानात तमाम वफाकी वज़रा दे रहे हैं, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस मुज़ाकराती अमल पे दे रहे हैं? तो ये तो एक बारगेनिंग बना रहे हैं ना। देखिए, मुज़ाकरात तो एक ही है ना। मुज़ाकरात तो ये है कि इलेक्शन कब होने हैं। इमरान खान चाहते हैं फ़ौरन हो, ये चाहते हैं कि डिले हो। अब टाइम कितना लेना है वो सारे मुज़ाकरात। फवाद साहब, आप क्या समझते हैं कितना टाइम हो जाएगा? दरमियानी को रास्ता निकल आएगा? ये निकल आना चाहिए मेरे ख्याल में। खान साहब भी 1 साल हो गया, 8 महीने 10 महीने 12 महीने अगर वक्त हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि खान साहब को भी तो एक वक्त चाहिए पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, रीवेंट करने के लिए। अच्छा फवाद साहब, आप क्या देखते हैं कि ये 3-4 दिन बाद जो तकरीब हल्फ बर्दारी है एक, उसके बाद का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, या उसका जो नैरेटिव बनना था वो बन गया, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? ये तमाम मामलात इन हाउस ही क्लियर होंगे? नहीं, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, उसी तरह से जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है या अमेरिकन जो पॉलिसीज हैं वो भी पाकिस्तान में एक हकीकत है। तो वो जाहिर है कि सारे लोग देखेंगे कि जो व्हाइट हाउस की तब्दीली है उससे जो पॉलिसी पाकिस्तान के लिए जो आएगी उसका इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान। आज एक बैठक हुई है शाहिद हकान अब्बासी के घर, तमाम तकरीबन अपोजिशन जमातों की। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? ये बड़ी अहम बैठक हुई है और खान साहब ने जो है वो परसों ये बात कही थी जसद कैसर साहब को कि आप करें, अप्रोच करें सारे जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको। उसके बाद मैं समझता हूँ कि बड़ी मुस्बत एक पेशरफ्त है। और आपको पता है, मैं तो बड़े तवील अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि PTI अगर आज जिन मुश्किलात का शिकार है उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि वो अपोजिशन में अकेले खड़े। अगर अपोजिशन अलायंस बनता है, JUI, जमात इस्लामी और ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो आज आप देखिए ना, मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर अगर फजलुर रहमान, महमूद अचरजई, शाहिद हकान अब्बासी PTI के साथ बैठे हों तो उन मुज़ाकरात का जो एक रंग है वो बदल जाता है और उसमें एक बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। और PTI ने बहुत बड़ी गलती की है अलायंस ना बना। अच्छा फवाद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं इसमें तमाम मुतालिबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या अपोजिशन के मान लिए जाएंगे, या फिर विन विन सिचुएशन दोनों अतराफ की रखी जाएगी? बात यह है कि मेरे ख्याल में ये जुडिशल कमीशन वाला मुतालबा तो हुकूमत के मानने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। असल प्रॉब्लम तो TOR है और ये कि जुडिशल कमीशन में जज किसको लगाना है। तो हुकूमत कहे कि जुडिशल कमीशन हम लगा देते हैं और दूसरी बातों में मुज़ाकरात कर लें। असल प्रॉब्लम PTI का तो असल सिर्फ एक ही मुतालबा होना चाहिए और वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज है कि आप लोगों को छोड़ें, उस बशमूल इमरान खान। बाकी सारी चीज़ें बीच में आ जाएंगी। वैसे
सर आज अलीमीन गंडापुर की बड़ी तवील मुलाकात खान साहब से इस फैसले के बाद, और उसको कई हलकों में कहा जा रहा है कि अलीमीन गंडापुर फिर कोई पैगाम लेकर आए या अलीमीन गंडापुर फिर अपना एक रोल अदा कर रहे हैं, आप क्या देखते हैं? अलीमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और अभी तक जो उन्होंने टेम्परेचर नीचे लाने में जिस किस्म का किरदार अदा किया है, मेरे ख्याल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और काबिल तहसीन भी है, और अगर वो ये रोल अदा करते हैं तो इसकी बड़ी अहमियत है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने लहजे के अंदर जो नरमी लेके आए हैं, या बहुत ऐसे मौके जिस पे खामोशी इख्तियार की जा सकती थी वो उस पर भी बोलते थे, लेकिन अब ऐसे मौके जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे भी नहीं बोलते, तो ये मंतिक के तहत है या इशारतन है? अगर उनका मकसद ये है कि टेम्परेचर नीचे आए और मुज़ाकरात आगे बढ़े, तो जाहिर है इसकी तहसीन की जानी चाहिए और इसको वेलकम किया जाना चाहिए। दिस इज ओनली वे फॉरवर्ड। फवाद चौधरी साहब, अभी मौजूदा तनाजुर के अंदर क्या हुकूमत में इन हाउस तब्दीली की कोई बाज़गश्त है या उसकी कोई तस्वीर दिखाई देती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी खामोश है इस पूरे मामले पे कि जहाँ पे वो बैशिंग करते हैं पीपल्स पार्टी खामोश हो जाती। नहीं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी का। इमरान खान का इंटरेस्ट तो नए इलेक्शंस में है ना, इन हाउस चेंज में तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो बिलावल भुट्टो जो है उनको कोई क्यों सपोर्ट करेगा, और शहबाज शरीफ जितनी खिदमात वो अंजाम दे सकते हैं बिलावल भुट्टो तो शायद वो नहीं दे सकते। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई नीत है, उसके अंदर कोई जान है। अपने जब भी होना है नए इलेक्शन से ही पाकिस्तान में इसका काम। अच्छा फवाद साहब, ये 14 साल की कैद को आप 14 दिन में टूटते हुए देख रहे हैं? 14 नहीं हो जाएगा तो 28 हो जाएगा, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि चला जाएगा। 14 दिन या फिर 28 दिन मामला जो हैं वो इससे आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं देंगे जब ये मामला लाहौर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के। एक तरफ का मंजरनामा तो हमने देख लिया है, लेकिन इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए क्या अब कोई रुकावटें हैं, या फिर ये आज का फैसला जो है ये इम्पैक्ट ज़्यादा ऐसा डाल जाएगा कि आने वाले दिनों के अंदर मुज़ाकरात का चौथा राउंड या हुकूमत की तरफ से जवाब देने की जो डेडलाइन है वो डेडलाइन गुजर जाएगी और उसके बाद के हालात किसी और तरफ को निकलेंगे? राना साहब, हमने जो बातें की हैं, जो पहले गुफ्तगू की है, आप इससे क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मुज़ाकराती अमल पे बिलखुसूस क्या देखने को मिलेगा? फ़िलहाल तो यह है कि यासर आज के दिन जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो बात की है, उसने कहा कि इससे मुज़ाकरात बिल्कुल मुतासर नहीं होंगे। आप मुज़ाकरात करें। आपको पता है ये जो फैसला था ना आज का, ये मैं आपको हकीकत टीवी पे बैठ के बता रहा हूँ। इमरान खान को 5 दिन पहले पता था सज़ा कितनी होनी है, पीटीआई के लोगों को पता था सज़ा कितनी होनी है, सहाफ़ियों को तो पता ही था ना, बस ये सारी चीज़ें पता थी। इसमें कोई ऐसा अचंभे वाली बात भी नहीं है कि पता ना हो। आप और मैं भी रात को यही बैठ कर डिस्कस कर रहे थे, बल्कि हर टीवी चैनल पे यही बात डिस्कस हो रही थी। बहुत से ट्वीट भी आपके सामने आ चुके थे, हर चीज़ आ चुकी थी। मेरे पास तो कुछ इससे भी ऐसी इत्तला है, चीज़ें हैं जो मैं टीवी पे हम नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते। तो बहुत सी चीज़ें थी। इस पर एक तो मुज़ाकरात में फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। हुकूमत फंस गई है, बस हुकूमत के पास जो मुज़ाकरात की लिस्ट गई है, अगर आप वो लिस्ट देखें जो मुतालबात हैं, तो उन मुतालबात में कोई एक ऐसा मुतालबा नहीं है जिसको आप NRO से तशरीफ़ करें कि ये NRO, कोई ऐसा मुतालबा नहीं है उसमें कि जिस पे आप कहें कि जी हम नहीं कर सकते। सारा कुछ वो है जो हुकूमत कर सकती है। अच्छा, हुकूमत वो तमाम दाग भी धो सकती है जो हुकूमत पे लगे हैं, और हुकूमत अगर अब मुज़ाकरात से हुकूमत भागती है तो ये हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में, जो अक्सर बहुत से लोग जो बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी अनहोनी होगी कि जिसके मतलब कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, तो ये मुज़ाकरात का इनकार भी जो है उसी अनहोनी में शामिल होगा। अब पीटीआई की तरफ से ना कोई ऐसे मतलब हुकूमत कह दे जी आपने 7 दिन दिए, आप 7 दिन और सब्र कर ले, हम ये कर देते हैं, इसमें तो बात हो सकती है। और अगर हुकूमत डायरेक्ट ये बात कह दे नहीं भाई ऐसी कोई चीज़ भी जो है हम किसी सूरत में भी हम इसे कबूल ही नहीं करते। आज 2 चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो गई यहाँ से। एक शोर मचा हुआ था, मुसलसल शोर था, और इतना ज़्यादा शोर था NRO। अगर आज
इमरान खान बरी हो जाते तो कोई ये लफ्ज़ अदा करने से रुक ही नहीं सकता था एनआरओ कि जो एनआरओ मांगा था एनआरओ मिल गया। जिस तरह तलाल चौधरी साहब ने एक टीवी टॉक शो में कहा कि अगर ज़मानत इन्हें रिलीफ मिला तो फिर एनआरओ है, फिर मामला तय है, अगर रिलीफ ना मिला तो फिर एनआरओ नहीं है। वो जो बयानिया इस तरह ऊपर था उसको नीचे फेंकने की जो एक चीज़ थी वो ख़त्म हो गई। चलें इस पे जो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं वो भी ले लेते हैं। सीनियर सियासतदान साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब आप अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए दुरानी साहब। दुरानी साहब आज का फैसला पता आपको भी था, काफ़ी दिन पहले पता इमरान खान को भी था, पता सहाफ़ियों को भी था, और आज जिस तरीके से एक सरकारी टीवी के 8-9 सहाफ़ी भी वहाँ पे मौजूद थे, पहली दफ़ा हुआ है जब से ये समातें हो रही हैं, तो ये सारा कुछ हो रहा है। क्या इसके बाद मुज़ाकराती अमल में कोई फ़र्क आएगा? मेरा ख्याल है ये तो बस एक ऐसा फैसला था जो मतलब अदालत का फैसला नहीं है, ये हुकूमत का फैसला है, ठीक है ना जी। और हुकूमत के उस हिस्से का फैसला है जो फॉर्म 47 के तहत बना हुआ है। तो उन्होंने अपना एक फैसला दे दिया है जो कि सारों को पता था पहले से। अब जब हकीकी अदालतों में जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा मुझे लगता है। तो जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मुज़ाकरात में तो ये हुकूमत अब फंस गई है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि मुज़ाकरात तब मुज़ाकरात बनेंगे जब ये एपेक्स कमेटी के अंदर होंगे। अब पेशावर की डेवलपमेंट्स के बाद ये मुज़ाकरात जो हैं ये अब एपेक्स कमेटी के अंदर, तो अब तो ये चलेंगे, ठीक है ना जी। और इसके इंशाल्लाह मुस्बत नताइज की हम तवक्को करेंगे। हुकूमत कोशिश तो करेगी कि इससे भाग जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खान साहब उसको भागने देंगे इसमें से। और दूसरी बात यह है कि जहां तक ये फैसला है ना राना साहब, ये फैसला हकीकत में इमरान खान के खिलाफ जो फैसला है वो इस जुर्म में है कि वो पाकिस्तान का लूटा हुआ माल वापस क्यों लाया। ये इसलिए नहीं है कि वो उसके अंदर कोई धांधली हुई, भाई वो पैसा, वो माल मसरूका जो खुद इस वक्त हुकूमत के पास पड़ा हुआ है, उसके जुर्म में आप मुझे क्या सजा देंगे? वो तो हुकूमत के पास ही है, पैसा हुकूमत के पास ही आया। लेकिन जो जुर्म हुकूमत को इमरान खान का लग रहा है वो ये है कि इमरान खान वो कह रहा है, वो दरवाजा खोलना चाह रहा है जिसके नतीजे में 300 बिलियन जो पाकिस्तान का लूटा हुआ माल मुल्क से बाहर है उसको वापस लाने की पहली बारिश का कतरा है ये इकदाम जो है, जिससे वो लोग जिनके सब माल और मता बाहर पड़ा हुआ है वो बहुत परेशान है। और उसी की वजह से सजा भी दी गई है। सजा तो अब क्या मतलब देखें जी, एक ऐसा चोरी, जिस चोरी का माल खुद थाने में पड़ा हुआ है उसकी चोरी किसी और पर डाली जा रही है, तो ये तो एक मतलब अजीब सी बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक वो शुरुआत है जो बहुत दूर तक जाएगी। सर ये जो उसको ज़मीन को 450 एकड़ या 400 एकड़ उसको जो हुकूमत की तहवील में देने की बातें हुई हैं, तो फिर उसका क्या नतीजा निकालें? देखिए जी, हुकूमत सारी जमीन ही पूरा मुल्क ही हुकूमत का है जी, बल्कि लंदन भी हुकूमत का है और फेरिस भी का है। हुकूमत की तो बड़ी जाके जमीन ले ले भाई, जमीन है, जमीन के ऊपर कोई प्लाजा बन रहा है जी, जमीन के ऊपर कोई पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है किसी ने, भाई जमीन के ऊपर एक इदारा बन रहा है, हुकूमत ने ले रहा है तो हुकूमत ले ले, चला ले उसको जितनी जैसी। अभी तक तमाम हमारी यूनिवर्सिटी है इस्लामिया यूनिवर्सिटी भागलपुर की, उसके जो मुलाजमीन है उन्हें हफ्ते के हफ्ते तनख्वाह मिलती है, पिछले महीने आधे महीने की मिली है, ठीक है। अब ऐसी बात तो ना करें ना, ऐसी ना करें। अभी मेरी वज़ीर आला वहाँ गई हुई थी और उन्होंने तो इतनी कमाल की तकरीर भी की और लोगों ने उन्हें गले से लगाया और बच्चियों ने कहा कि माँ ये सारा कुछ वहाँ पे हुआ। आप कहते हैं कि भावलपुर की यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, ना करें ना ऐसा करें। नहीं ना ऐसा गले अब मिल जाती है, मतलब ये है लोगों को इतना प्यार दिया है तो उस वक्त किसी ने सवाल भी नहीं किया कि सवाल भी नहीं किया किसी ने वहाँ पे तो मेरी वज़ीर आला से कि आप तनख्वाह क्यों नहीं देती। भाई आप पीटीवी वालों से फिर सवाल करवा ले, पीटीवी वालों को आधे महीने
उसका क्या कहेंगे बेचारे, ठीक है ना जी। इस महीने उनको आधी तनख्वाह नहीं मिली, अब वो किसके गले लगे जाके। तो मतलब ये है कि ये वो फलती फूलती मईशत है जिसके अंदर के पूरा मुल्क एक वो खुशहाली के नगमे गा रहा है, तो लेकिन तनख्वाहें नहीं मिल रही, चले लोग कुर्बानी दें। तो अच्छा, मैं ये दुरानी साहब ये बता दीजिएगा कि इस सारे अमल के बाद ये सारा अमल हो गया, मामला सारे हो गए, आज सजा भी हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी आ गई, सारा कुछ हो गया, क्या इस सारे मामलात के बाद अब आपको नजर आता है कि 2 या 3 दिनों में एक अचानक से कोई बड़ी तब्दीली आएगी सियासत के अंदर? देखिए, सियासत के अंदर एक तब्दीली तो आ गई थी 8 फरवरी को, ठीक है ना जी, सॉरी 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर ही था या 8 फरवरी था जी, 8 फरवरी को एक तब्दीली आ गई थी। अब उसकी तब्दीलियों का तसलसल है। परसों भी एक तब्दीली आई है, उससे पहले भी एक तब्दीली आई है, उसके बाद भी एक तब्दीली आई है। और मैं तो चूंकि इन तब्दीलियों को पहले दिन से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और उसकी वजह से हर एक से मैं लानो, बहुत ही लोग कहते थे जी कुछ भी नहीं हुआ, आप कह रहे हैं, वो सब कुछ होगा जो हमने कहा है। आप ये नोट कर लें, ये जो आपकी 26वीं तरमीम है, इसके नतीजे में बनने वाला जो है, जिसे आप कहते हैं वो कौन सी अदालत, आईनी जो है, वो कोर्ट बन गया है और वो बहुत जल्दी उसको खत्म करना पड़ेगा। और ये तमाम जो इकदामात हैं जिनके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम की नफी की जा रही है, ये तमाम इकदाम वापस होंगे। और मुझे बहुत जल्दी लग रहा है कि हम एक नए इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे, और उसके नतीजे में मुल्क के अंदर जो है, पहले तो बेहतर तो ये है कि अभी भी हुकूमत जरा एहतमाम कर ले और फॉर्म 45 तक ले आए पार्लियामेंट को, ताकि आगे निजाम चल सके। वरना मुझे लग रहा है कि आपको नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, दुरानी साहब अगर देखा जाए, अभी कुछ दिन पहले फैसल वावडा साहब ने कहा कि इस महीने के आखिर में या अगले महीने जो है उसके आगाज़ पे वफाकी हुकूमत का एक बड़ा स्कैंडल खुलने वाला है। आज का फैसला और ये पेशीन गोई, आपको लगता है सबका हिसाब बराबर होने वाला? देखिए, मैं तो पेशन गोइयों के बारे में बड़ा वो कमजोर हूँ, ठीक है ना जी। इसलिए के पास कैपेसिटी होती है वो ये पेशन, हम तो जनाब सियासी जिसे कहते हैं ना, हालात का तज्जिया आपके सामने करते हैं, आप उसको मजीद इम्प्रूव कर देते हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि अब बस इस हुकूमत के किस्से ही खुलेंगे, क्योंकि ये हुकूमत है ही एक कहानी, जो कहानी है वो कहानी ही रहेगी, वो हकीकत नहीं बदल सकती। ये एक कहानी है, इस कहानी का एक मंतकी अंजाम जो है वो हमेशा से नजर आ रहा था, अभी इसी मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। और जो पाकिस्तान की हकीकी कुव्वतें हैं, अवाम और यहाँ के इदारे, वो आपस में मिल जाएंगे और ये फिर दोबारा जो है वो साइड पे खड़े होंगे। फिर सवाल ये होगा कि आया इनकी बाहर की जायदादें जो हैं, जिसके लाने के ऊपर इन्होंने इमरान खान साहब को सजा दी है 9 साल की और 7 साल की, कि तुम क्यों लाए? 14 साल सर, आपने 5 साल उड़ा दिए सर बीच में से। सॉरी 14 साल यार, बस ऐसे हो जाता है। तो वो 14 साल की जो सजा दी है, वो सजा इस जुर्म की नहीं है कि कोई चोरी हुई है, वो इस जुर्म की है कि चोरी का माल वापस क्यों लाएंगे। तो अब चोरी का माल अगर किसी भी वजह से वापस आ गया, अब मैं आपको बताऊं, मैं 2012 से सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ था चोरी के माल की वापसी की। $300 बिलियन पाकिस्तानियों के चोरी का माल बाहर उस वक्त मैंने असेस किया था। उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, इंडिया में 7,000 बिलियन इंडियन रुपीस 2016 में वापस आ गए सुप्रीम कोर्ट के। हमारा केस पड़ा रहा, बिल आखिर अब जब ये बना है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसने पहला किया कि उस केस को खारिज कर दिया, ठीक है ना। और अब दूसरा काम इस हुकूमत ने ये कराया है कि जो फर्द उसमें से कुछ पैसे नमूने के तौर पे वापस ले आए तो उसको सजा दे दी है 14 साल की। तो मतलब ये सजा जो है, ये लूट का माल वापस लाने की सजा है, और ये बड़ी सख्त सजा होती है। चूंकि पूरा मुल्क के जो ताकतवर लोग हैं वो इन
इन कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं और इन कार्रवाइयों के मुहाफिज भी हैं, ठीक है ना जी। तो अब ये अमल तो चलेगा, यही अवाम की और इनकी जंग है। 3/4 कर्जे पाकिस्तान जो है वो इन दो खानदानों ने लिए हैं। IPP का सारा ड्रामा जो है 70% इनके घरों में जाता है, इनके घर से निकलते हैं। पाकिस्तान के नसीब की बर्बादी जो है वो इन्होंने अपने हाथों से की है। उसके बाद भी ये मतलब इस वक्त पहली दफा, ये आप क्रेडिट देते हैं इमरान खान साहब को कि पहली दफा उन्होंने इनको मुस्तमिल कर दिए, कमजोर कर दिए, नहीफ कर दिया, इतना नहीफ कर दिया कि ये आपस में गले मिल गए। वरना ये आपस में हमारे सामने आपस में लड़ते थे और शाम को इकट्ठे हो जाते थे, उसने दिन को भी नहीं इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा होने की वजह से ये इनकी ताकत अब कमजोर हो गई है। जब मेन आपस की मुतारिफ कुव्वतें जो थी वो इकट्ठी हो गई, अब एक ऐसी कुव्वत पैदा होगी जो अवाम के सर पे चलेगी, तो फिर तो मैं तो समझता हूँ कुछ भी किसी वक्त भी कोई भी ऐसा टर्न आ सकता है जिसमें इनका जो ये हाउस ऑफ कार्ड्स है ये गिर जाएगा। अच्छा, आज एक तमाम सियासी जमातों को, तकरीबन अपोजिशन में मौजूद तमाम सियासी जमातों को शाहिदा खान अब्बासी साहब ने अपने पास इकट्ठा किया और एक मुश्तरका लाया अमल बनने जा रहा है। तो आप जो बात कर रहे हैं ये सारा उसी तरफ इशारा जा रहा है, तो क्या उस पर मजीद भी कुछ लोग शामिल होंगे? देखिए जी, मेरा तो ख्याल ये है कि ये बात तो आपको पता है, जब लास्ट टाइम मैंने भी यहाँ एक सिटिंग की थी उसमें हमने यही कहा था और सब पार्टियों की यही डिमांड थी कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इकट्ठी हों, ये अवाम की ख्वाहिश है। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो डेवलपमेंट है ये खुशाइंद है और ऐसी डेवलपमेंट्स और भी होंगी और होनी चाहिए। और ये जो डेवलपमेंट्स होंगी इसके नतीजे में हुकूमत के लिए डेफिनेटली इश्यूज बनेंगे और हुकूमत कमजोर होगी। बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि अब आगे बढ़ने का वक्त है और इस वक्त जो चैलेंजेस हैं दहशतगर्दी का और इस वक्त मुल्क के अंदर जो बैड गवर्नेंस का है, मईशत के इश्यूज हैं, हुक्मरानों की लूट मार है, कराची के सारे बिजनेसमैन जो हैं वो नौखा कना है कि जी हम किधर जाएं। कोई भी उनके पास जाता है तो वो अपना रोना लेके आ जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि कराची की हुकूमत जो है, सिंध की हुकूमत, वो इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है। इसी तरह पंजाब का भी यही कैफियत है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में जो नए इक़दाम उठाने हैं वो यकीनी तौर पे अपोजिशन की क़यादत को उठाने चाहिए और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा सर, आप समझते हैं कि अपोजिशन का ये अलायंस जो है ये हुकूमत को उस हद तक टक्कर दे सकता है या फिर सिंबॉलिकली इनका मिल जाना हुकूमत के लिए वैसे ही मुश्किल हो जाएगा? देखिए जी, मिलने से तो हुकूमत के लिए कुछ नहीं होता। हुकूमत के लिए तो चैलेंजेस बनते हैं इक़दामात से। नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन बहुत दफा होता है और हो जाता है। मैं समझता हूँ कि जब अपोजिशन किसी एक्टिविटी की तरफ जाएगी तो हुकूमत के लिए चैलेंजेस बनेंगे। अपोजिशन किसी एक्टिविटी के लिए जाएगी तो हुकूमत के लिए चैलेंजेस बनेंगे और हुकूमत इस मुज़ाकराती अमल में तो फंस चुकी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़ अल्लाह ने के बाद।